students, hope so all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई बच्चों, इन द लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कहते हैं, यहाँ तक सब कुछ पढ़ लिया था। नाउ बेटा, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं इट इज़ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है? इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन। ये हमेशा लेफ़्ट से राइट होता है केमिकल रिएक्शन में। जाहिर सी बात है ना बेटे, रिएक्टेंट से क्या बनना है, प्रोडक्ट बनना है, तो लेफ़्ट टू राइट ही होगा ना। ये लेफ़्ट है, ये राइट है, ठीक है। अच्छा, पहले रेट जो होता है, पहले रिएक्शन तेज़ हो रहा होता है, फिर स्लो हो जाता है। रिवर्स वाइज में क्या होता है, ये जो होता है ये राइट टू लेफ़्ट होता है, यानी रिवर्स भी हो सकता है ना। प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बन सकता है, ठीक है ना। इसका पहले तो स्लो होता है, फिर ये तेज़ हो जाता है। बस दिस इज़ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन। नाउ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट करता है? ये एग्जिस्ट करता है क्लोज्ड सिस्टम में, ठीक है। जो क्लोज सिस्टम होता है उसके अंदर ही डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो कंसिस्ट क्या कहते हैं, एग्जिस्ट करता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, ज़रा यहाँ पर आएँ तो हमने पढ़ा था रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम जो होता है वो इस्टेब्लिश होता है बिफोर द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के कंप्लीट होने से पहले जो इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश होता है, बनता है, वो हमारे पास कौन सा होता है? वो डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों का रेट कैसा हो जाता है बेटा? इक्वल हो जाता है। जैसे ही इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेंगे दोनों का रेट इक्वल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और ये रिएक्टेंट, यहाँ पर पहुँचे तो देखो दोनों का रेट इक्वल हो गया, ठीक है। अच्छा भाई, द फॉलोइंग ग्राफ विच इज़ ऑफ कंसनट्रेशन वर्सेस टाइम। ये टाइम और कंसनट्रेशन का आएगा, यानी कि कितनी कंसनट्रेशन, कितनी मिकदार में आपने किसी चीज़ को लिया और यहाँ टाइम दिया हुआ है कि कितने टाइम में वो कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। तो आपसे कह रहेंगे कि आपको उसका दिखा रहेंगे कि दोनों कब कांस्टेंट हो रही है। आप देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या है, देखो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन जा रही है, ऐसा नहीं हो रहा कि बढ़ रही है कम हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि स्ट्रेट जा रही है। अगर बढ़ रही होती तो हम बोलते हैं कि बढ़ रही है, अगर कम हो रही होती तो हम कहते हैं कम हो रही है। समझ आइए आपको मेरी बात। अब नाउ आपको एज ए एग्जांपल दिया हुआ है इन्होंने कि हाइड्रोजन और आयोडीन है जिसको एक क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है। क्यों? ताकि इनसे बनाया जाए हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है। सबसे पहले रिएक्शन में क्या होगा कि हम लोग के पास जो हाइड्रोजन और आयोडीन है ना, इनकी कंसनट्रेशन है ज़्यादा, लेकिन आफ्टर डेट क्या होगा, कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड बनता जाएगा, हाइड्रोजन और आयोडीन कम होते जाएंगे, ठीक है। तो जो कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन है ना वो इंक्रीज़ करती जाएगी, ठीक है। और इस तरह से हमारा कौन सा रिएक्शन चलेगा? फॉरवर्ड रिएक्शन चलेगा। जैसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा तो ये रिएक्शन दोबारा से हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये रिवर्स रिएक्शन में भी एबल है अकरेंस के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो इतनी कोई ख़ास चेंजिंग आपको नहीं नज़र आएगी। आपको नज़र आएगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक ही टाइम में अकर हो रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन जो है ये स्टॉप हो जाएगा जैसे ही आप डायनामिक इक्विलिब्रियम में पहुँचेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर आपको दिए हुए हैं कुछ पॉइंट्स कि डायनामिक मैंने बता दिया था। इक्विलिब्रियम द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मैंने बताया था जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम आ जाए, दोनों की मिकदार सेम हो, तभी इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो होता है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन का वो इक्वल और अपोजिट रेट्स में होता है, ठीक है ना। बराबर होंगे और अपोजिट रेट होंगे। जाहिर सी बात है, फॉरवर्ड और रिवर्स बराबर होंगे तभी तो सब कुछ होगा ना। इक्विलिब्रियम जो है वो अप्रोच फ्रॉम आइदर ऑफ द रिएक्शन इक्वेशन एंड इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्बेड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर हम किसी इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब कर दें देन बेटा वो दोबारा से अपनी प्रीवियस उसमें आ सकता है। कैसे? कि जब उसकी कंसंट्रेशन और प्रेशर और टेम्परेचर जो है ना, हम उसको वो कंडीशंस दे दें जो उसकी पहले थी, मतलब वहीं मैं उसको टाइम दे दूँ, वहीं मैं उसको प्रेशर दे दूँ, सब कुछ मैं उसको वही दे दूँ, तो वो अपनी पहले वाली कंडीशन में आ सकता है। नाउ राइट डाउन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग। आपको रिएक्शन दिए और आपसे कहा जाएगा इनका फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन लिखना आप लोगों ने, ठीक है। पहले खुद ट्राई कर लेना, ठीक है। नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में बता देना
अगली क्लास में मैं आप लोगों को खुद करवा दूँगी। अगर ऐसा हुआ हो कि मैंने ये सब पढ़ाया और इसमें से कोई चीज़, कोई टॉपिक, कोई लाइन कुछ भी मिस हुआ हो बुक का, तो आप मुझे बता दिएगा, मैं अगले लेक्चर में वो एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है। नाउ लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या होता है, और आपको अब डेरिवेशन करवाएंगे हम एक्सप्रेशन फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। देखो, रेट एक ऐसा रेट जिसके ऊपर सब्सटेंस जो है वो रिएक्ट करें और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अपने एक्टिव मास के, सब्सटेंस जब रिएक्ट करें और अपने एक्टिव मास के आ जाए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाए, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए उनके प्रोडक्ट के मासेस के, ठीक है। या फिर आप इसको ऐसे समझें कि द लॉ ऑफ मास एक्शन ऑल्सो सजेस्ट दैट द रेशियो ऑफ रिएक्टेंट कंसनट्रेशन एंड द प्रोडक्ट कंसनट्रेशन इज़ कांस्टेंट। देखो, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन क्या कहता है, आप लोग की मेन बात जो है ना वो ये समझना है। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन ये कहता है कि बेटा रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन हो, प्रोडक्ट की कंसनट्रेशन हो। कंसनट्रेशन से मुराद है मिकदार, ठीक है। दोनों की मिकदार जो है वो कांस्टेंट होगी जब केमिकल इक्विलिब्रियम का स्टेट इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब आप केमिकली इक्विलिब्रियम क्रिएट कर देंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों के क्या कहते हैं कंसनट्रेशन जो है वो इक्विलिब्रियम क्रिएट कर जाएगी, बराबर आ जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको हाइपोथेटिकली लिखना चाहें तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। या आपको इक्वेशन को लिखने का तरीका बताया जाएगा। अच्छा भाई, अब देखो, अब फर्स्ट लेट अस डिस्कस फॉरवर्ड रिएक्शन में ए एंड बी आर रिएक्टेंट। आपको नज़र आ रहा है ए और बी जो है वो रिएक्टेंट है, हमने अभी ऊपर देखा था, जबकि उससे पहले जो छोटा सा हमने ऐसे देखा था ना, ऐसे लिखा हुआ है, तो ये तो है रिएक्टेंट। ये क्या है, ये है नंबर ऑफ मोल्स, क्या आप कितने मोल्स ले रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होता है ना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन, वो क्या होता है, आर एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट के जितने भी आपको मिकदार गिवन हो। अब आपने ना रिएक्टेंट को लिखना है ऐसे, और उनके जो मोल्स होंगे ना वो ऊपर लिख दोगे, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा 2Na, तो कैसे लिखोगे, Na, ठीक है, और ऊपर 2, ठीक है। मोल्स तो ये है ना, सिंपल, क्लियर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। केफ क्या है, केफ आपके पास कांस्टेंट है, किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का, ठीक है। अगर यही चीज़ आप प्रोडक्ट में करो तो प्रोडक्ट में भी यही होगी। अगर मैं आपसे बोलूँ कि हमारे पास बन रहा है 2Cl, तो आप इसको कैसे लिखोगे, Cl लिखोगे और क्या लिख दोगे, ऊपर 2 लिख दोगे, ऐसा ही काम करोगे ना। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो Kr आ जाएगा। Kr क्या है, रिवर्स रिएक्शन कहेगा, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि RF और R यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों के दोनों क्या है, इक्वल हैं। अब आप इन दोनों को, इसको मार्क करना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इसको मार्क करना है इक्वेशन नंबर 2। मैंने कहा RF और RR क्या है, इक्वल हैं। तो अब आप क्या करेंगे, RF की जगह पर उसकी ये वाली इक्वेशन, ये जो जितना भी आएगा ये लिख देंगे, और RR की जगह पर ये लिख देंगे, ठीक है। ज़रा लिख के देख लें, ऐसा ही आएगा, ऐसे ही आएगा। आप KF इधर ही रहने दो, ठीक है, KR को इस तरफ ले जाओ, KF इधर ही रहेगा, KR इधर आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहेगा, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना KR, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया डिवाइड में, ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद देखें, जो A है ये वाली कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट रिएक्टेंट की, उसको इस तरफ ले जाओ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये देखो आपके पास ऐसे बन के आ गया। अब बेटा एक बात याद रखना, हमारे पास जो रेट ऑफ जो कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का, ये इनका क्या है, इनका रेशो है। अगर मैं आपको 1/2 दे दूँ तो क्या आप इसको 1:2 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये जो रेशो होता है ना, ये इनका कहलाता है Kc, ठीक है। और ये इनका क्या आ जाएगा आंसर। अच्छा, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसकी जगह पे KF लिख सकती हूँ, जाहिर सी बात है ना, लिख सकती हूँ कि हमने पढ़ा था KF ही तो इसके इक्वल होता है, तो मैंने यहाँ KF लिख दिया और यहाँ पे KR लिख दिया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि ये किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के और रिएक्टेंट के। ये बात क्लियर हो गई। तो Kc हमारे पास क्या है, Kc हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन है, रिलेशन बताता है किस में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस में। अच्छा, एक्टिव मासेस क्या होते हैं, अब देखो यहाँ पे ना आप लोग की बुक में एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि डू यू नो में आपको एक्टिव मास का बताया हुआ है।
द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट सब्सटेंस इज कॉल्ड एक्टिव मास। जो भी सब्सटेंस रिएक्ट कर रहा है वो जितने भी मिकदार में पाया जा रहा है रिएक्टेंट, वो हमारे पास एक्टिव मास होता है। ठीक है, एक्टिव मास का यूनिट क्या होता है? मोल पर DMQ, मोल पर DMQ। DMQ को ऊपर ले जाओ तो हो जाएगा मोल DMQ और माइनस सी, ज़ाहिर सी ऊपर जाके कैसा हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। और इसकी वैल्यू जो होगी वो हम लोग किस में लिख देंगे? स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख देंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू 3 आ रही है तो मैं ऐसे लिखूँगी स्क्वायर की ब्रैकेट में। ठीक है, नाउ अच्छा भाई, ये जितने भी रिवर्सिबल रिएक्शन हैं इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाएं, आपका एक सवाल है। आपको कहा गया है कि भाई ये है हमारे पास सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, ये आपस में रिएक्ट करें ताकि सल्फ़र डाइऑक्साइड बन सके। अच्छा भाई सबसे पहले देखो ये वाला क्या होगा? ये होगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को सबसे पहले आप देख लो। ठीक है, हम लोग फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर इसको लेंगे, ऐसा ही अभी हम पहले करके आने, और रिवर्स रिएक्शन में हम प्रोडक्ट को लेंगे। हमने देखा है इसके ऊपर 2 आ रहा है, 2 कहाँ पे आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। मैंने अभी बताया था कि मोल्स ऊपर आ जाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा भाई, हमने लिखा KC = 2 और हमने ये तमाम चीज़ें एज इट इज़ लिख दी जो अभी हम ऊपर करके आने, बस ये इतना सा काम था, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है। अब आपसे कहा गया है एक्टिव मास को डिफ़ाइन करो, अभी ऊपर डिफ़ाइन करके आए, दोबारा कर लेना। इसकी हाइपोथेटिकल रिएक्शन के कोफिशिएंट आपने निकाल के बताना है, वो निकाल के बता दो। इन क्वेश्चंस की KC निकालनी, जैसे यहाँ पे इसकी निकाली ना, ऐसे इनकी भी निकालो ताकि तुम लोगों को खुद से कुछ करना आए। ये अपना असाइनमेंट बनाते जाओ और फिर मुझे सबमिट करा देना। और कोई भी मसला हो तो मुझे बताना, हम जूम पे इसकी क्लास कंडक्ट कर लेंगे। ये तो हमने अब तक के जो लेक्चर में 1.1 और 1.2 कवर किए। अब अगले लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह 1.3 को कवर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।